हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। चलिए आज इस वीडियो में आपको इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद है, इसका मैं ऑब्जेक्टिव आपको 50 क्वेश्चन दूंगा। 10 से 15 मिनट लगेंगे। प्यारे बच्चों मैं प्रत्येक चैप्टर बाई चैप्टर क्रैश कोर्स के रूप में आपको प्रत्येक चैप्टर का मैं वीडियो देने वाला हूँ। तो प्यारे बच्चों कहा जाता है, देखेंगे मोटिवेशनल है क्या कि नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियाँ बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो प्यारे बच्चों इन्हीं कथनों के साथ पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन है प्रजातंत्र शासन, निरंकुश शासन, गिरफ्तारी पत्र या मनसदारी प्रथा। तो प्यारे बच्चों याद रहेंगे फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था निरंकुश शासन। क्या याद रखेंगे? निरंकुश शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला कि फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? 2014 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? हैबर्सबर्ग, अर्लिया वंश, बुर्बो वंश या जारसाई? तो प्यारे बच्चों याद रहेंगे राइट आंसर इसका राइट आंसर रहेंगे बुर्बो वंश। कौन सा वंश? बुर्बो वंश। ठीक है, चलो बच्चों बहुत सुंदर, अति सुंदर, क्लियर है। चलो अति सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? ये भी बिहार मॉडल क्वेश्चन 2021 का है। 1789 में, 1791 में, 1801 में, 1804 में। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रहेंगे नेपोलियन संहिता 1804 में लागू की गई। कब लागू की गई? 1804 में, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या वियना सम्मेलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 18वां, चार्ल्स 10वां, मेटरनिख। तो प्यारे बच्चों याद रहेंगे राइट आंसर इसका राइट आंसर वियना सम्मेलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष थे मेटरनिख था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आप बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिए। बहुत कम समय 50 क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो याद रहे ऑप्शन है गणतंत्र की व्यवस्था करना, प्रजातंत्र की स्थापना करना, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना या नेपोलियन व्यवस्था को पुनर्स्थापना करना। तो याद रहेंगे मेटरनिख का उद्देश्य था पुरातन व्यवस्था को फिर से लागू करना, फिर से पुनर्स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या छठा, मेटरनिख कौन था? मेटरनिख कौन था? तो याद रहेंगे मेटरनिख कौन था? याद रहेंगे मेटरनिख जो था ना आपका कौन था? मेटरनिख ऑस्ट्रिया का क्या था? चांसलर था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या किसने कहा था फ्रांस जब छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? फ्रांस जब छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ऑप्शन है नेपोलियन, मेटरनिख, हिटलर, गैरीबाल्डी। तो याद रहेंगे आंसर इसका आंसर याद रहेंगे किसने कहा था फ्रांस जब छिकता है? तो मेटरनिख ने कहा था कि फ्रांस जब छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम होता है। अगला क्वेश्चन है नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? 3, 5, 4, 7। तो याद रहेंगे नेपोलियन कोड में कुल 5 कोड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमानीवाद क्या था? रोमानीवाद क्या था? याद रहेंगे रोमानीवाद क्या था? ऑप्शन है आपके सामने एक राजनीतिक आंदोलन, एक सांस्कृतिक आंदोलन, एक आर्थिक क्रांति या एक धार्मिक क्रांति। तो प्यारे बच्चों याद रहेंगे रोमानीवाद क्या था? रोमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत? याद रहेंगे यूरोप महादेश के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो याद रहेंगे मरियान जो था ना फ्रांस का राष्ट्रवाद का प्रतीक था। किसका? फ्रांस का। अगला क्वेश्चन है ध्यान दीजिए राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो याद रहेंगे राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म पुनर्जागरण से माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्या वियना कांग्रेस कब हुआ? वियना कांग्रेस कब हुआ? तो याद रहेंगे वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्या 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित हुआ? तो प्यारे बच्चों याद रहेंगे इसका राइट आंसर याद रहेंगे 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में संघीय शासन व्यवस्था स्थापित हुआ। संघीय शासन या 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो याद रहेंगे एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो याद रहेंगे यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों इतना पढ़ लीजिए, 450 नंबर लाएंगे, इतना पढ़िए 450 लाइए। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहते हैं, तो मेजनी को। किसको, मेजनी को। अगला क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो याद रखेंगे मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। किससे था, कार्बोनरी से। चलिए अगला क्वेश्चन 19, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया, तो याद रखिएगा राइट आंसर प्यारे बच्चों, काउंट काबूड ने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। 20 नंबर, यंग इटली का संस्थापक कौन था। यंग इटली का संस्थापक कौन था, तो याद रहेंगे मेजनी था। कौन था, मेजनी। अगला क्वेश्चन है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। 21 नंबर क्वेश्चन है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया, याद रहेंगे गैरिबाल्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काबूर कौन था, तो प्यारे बच्चों याद रखना है आंसर इसका, काबूर इटली का प्रधानमंत्री था। कौन था, काबूर इटली का प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया। फ्रेंड ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया, तो याद रहेंगे इसको गठन किसने किया, मेजनी ने। अगला क्वेश्चन है क्या, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई, तो याद रहे कार्बोनरी की स्थापना 1810 में हुई थी। 25 नंबर क्वेश्चन है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। प्यारे बच्चों बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिए, बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक। एकदम सुपर फास्ट रिवीजन है, सुपर फास्ट है, क्रैश कोर्स चल रहा है। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया, तो 2017 और 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑल होगा यहाँ पे। सेनापति काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया, तो याद रखिएगा क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद रहेंगे, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। अगला है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है, तो याद रहेंगे बिस्मार्क का संबंध नहीं है, मेजनी का है, काबूर का है, गैरिबाल्डी का है। नेक्स्ट कह रहा है कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था। इटली, ऑस्ट्रिया, प्रसा, यूनान। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था, 28 नंबर क्वेश्चन है। विलियम प्रथम जो है ना प्रसा का शासक था। अगला है क्या, जालेवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की। 29, जालेवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की, तो याद रहेंगे जालेवेराइन की स्थापना प्रसा ने की। 30 नंबर है, सीडान का युद्ध किन के बीच हुआ था। सीडान का युद्ध किन के बीच हुआ था, तो याद रहेंगे फ्रांस और प्रसा के बीच में। फ्रांस और प्रसा के बीच में सीडान का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था, सीडान का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था। 31, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था, तो याद रहेंगे हीगेल के विचारधारा से प्रभावित था। नेक्स्ट है का, जर्मनी के एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था, तो याद रहेंगे ऑस्ट्रिया था। कौन था, ऑस्ट्रिया। अगला है क्या, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की, तो याद रहेंगे नेपोलियन ने जर्मनी में जाल्वे राइन संघ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी के एकीकरण पूरा हुआ। किस युद्ध के बाद जर्मनी के एकीकरण का कार्य पूरा हुआ, तो याद रखिएगा जर्मनी के एकीकरण का कार्य पूर्ण हुआ था किसके, तो सीडान के युद्ध में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या, जर्मेनिया क्या थी। 35 नंबर क्वेश्चन है, जर्मेनिया क्या थी, तो प्यारे बच्चों याद रहेंगे जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण कब पूरा हुआ। जर्मनी के एकीकरण का कार्य कब पूरा हुआ, तो याद रहेंगे 1871 में जर्मनी के एकीकरण का कार्य पूरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, जाल्वेराइन क्या एक संस्था थी। जाल्वेराइन एक संस्था थी, तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर याद रहेंगे जाल्वेराइन एक व्यापारियों की संस्था थी। अगला क्वेश्चन है क्या, सेंडाओ के युद्ध में किसकी पराजय। सेंडाओ का युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, किसकी हार हुई थी, तो याद रहेंगे ऑस्ट्रिया की हार हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अगला 39, बिस्मार्क क्या था, तो याद रहेंगे बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। अगला क्वेश्चन है 40, हीगेल कौन था, तो याद रहेंगे 40 के आंसर हीगेल एक दार्शनिक था। हीगेल कौन था, एक दार्शनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, तो याद रहेंगे सेडान में। कहाँ हुआ था, सेडान में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण, तो याद रहेंगे फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी के एकीकरण का कार्य पूर्ण हुआ। 43, सिल्स, विग और
होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से? तो याद रहेंगे सेल्स विग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से? तो याद रखिएगा राइट आंसर इसका जर्मनी के एकीकरण से। किसके? जर्मनी के एकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? 44 जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो याद रहेंगे जर्मन, याद रखें यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ हो गया है, थोड़ा यहाँ ए होगा, ये बी होगा, फिर सी होगा, ठीक है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? 44 नंबर क्वेश्चन है। जर्मन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? प्यारे बच्चों वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। 45 को याद रहेंगे रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 46 नंबर क्वेश्चन है। फ्रैंकफर्ट की संधि याद रहेंगे 1871 को हुआ था। अगला है सेडावो का युद्ध कब हुआ? सेडावो का युद्ध कब हुआ? सेडावो का युद्ध कब हुआ? तो याद रखेंगे सेडावो का युद्ध जो हुआ था आपका 1870 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो याद रहेंगे बिस्मार्क था। अगला क्वेश्चन है 49 1871 में कौन सी संधि पूर्ण हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो याद रहेंगे फ्रैंकफर्ट की संधि, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 50 जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो याद रहेंगे बिस्मार्क। कौन था? बिस्मार्क। अगला है क्या यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? 51 यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो याद रहेंगे तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो मेरे शेरों अगला क्वेश्चन है क्या यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे राइट आंसर इसका यूरोप वासियों के लिए यूनान जो था ना, यूनान का जो था यूनान राइट आंसर हो जाएगा, यूनान राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई, जो कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 1829 की रणोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? नो बकवास, सिर्फ काम की बात। तो याद रहेंगे रूस हो जाएगा, रूम लिखा गया है, सॉरी यहाँ पे रूस हो जाएगा। एड्रियानोपुल की संधि रूस के साथ हुई थी। किसके साथ? रूस के साथ। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन वीडियो का यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? तो याद रहेंगे यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ कि 12 से 13 मिनट लगा हम लोग को 55 क्वेश्चन करने में। ऐसे ही मैं वीडियो आप लोगों को लाते रहूँगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खूब सारा प्यार दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।